नमस्कार। न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने आए। इनमें से 2 राज्य ऐसी हैं, पश्चिम बंगाल और असम। इन दोनों राज्यों के बारे में हम विश्लेषण करने वाले हैं। इन दोनों ही राज्यों में लोगों ने पिछली ही सरकार को चुना है। इनके कारण क्या है और इस चुनाव के बारे में हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो अपूर्व, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज हम जो भी बात करेंगे ये हमें चुनाव नतीजों के बाद जितनी भी जानकारी मिली है उसके आधार पर होगी। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये अगर पता था तो ये पहले क्यों नहीं हुआ। यानी कि हम दोनों राज्यों में जो हारे हुए दल है उनके हारने के और जो जीते हुए दल है उनके जीतने के कारण बताएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये फिर पहले क्यों नहीं किया, इसको ठीक क्यों नहीं किया, क्योंकि इसे नतीजों के बाद का ये सब ज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में हाइंडसाइट कहते हैं। ये हाइंडसाइट है। तो सबसे पहले जो बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल और जो सबसे ज्यादा चर्चित भी राज्य रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए हैं उसमें ये कह सकते हैं कि बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। इसलिए क्योंकि दोनों ही अर्थों में चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाला ये भी है कि बीजेपी जो पिछली बार पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 3 पे थी और जिसका वोट शेयर जो है वो केवल 10% था, उसने इतनी बड़ी छलांग लगाई है कि ना कि वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी प्रमुख विरोधी दल बन गई है, बल्कि एकमात्र विरोधी दल बन गई है। उसका जो वोट शेयर है, उसके जो टोटल मत उसको जो पड़े हैं वो 10% से छलांग लगा के सीधा 38% के पार हो गए, 38% से ज्यादा। उसका जो सीट है वो पिछली बार जो 3 सीटें थी वो आज 77 सीटें हैं, 77। तो ये बहुत ही बड़ा जंप है। तो ये एक अर्थ से ये ऐसे भी थोड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन बीच में चूंकि जो चुनाव आया था 2019 का लोकसभा का, उसमें ही बीजेपी ने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। तो हमने देखा है कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था बीजेपी ने 18 सीटें लोकसभा की ली थी 42 में से, जिसमें से अगर हम उनको विधानसभा के चुनावी क्षेत्रों के अनुसार बांट दे तो उन 18 सीटों का अगर विभाजन हो जाए तो वो 294 में से 122 का आंकड़ा आता है। 122 का, जो 2019 में थी। बीजेपी 2019 में 122 सीटों पर आगे थी। ठीक है। तो अगर आज का हम ये नतीजा देखें, आज का यानी 2 मई का जो नतीजा है वो अगर हम देखें तो बीजेपी को नेट लॉस जिसे कहेंगे, जो नुकसान है, वो 45 सीटों का हुआ है। बराबर 122 में से बीजेपी आ गई 77 पे। माना यह जा रहा था, उम्मीद ये थी बीजेपी की तरफ से, और बहुत सारे जो विश्लेषक है उनका भी ये मानना था कि क्योंकि ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसा होता है कि ग्राफ अगर ऐसा है ना तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना, यानी कि अनुमान लगा करके आगे क्या होगा ये सोच करके एक अनुमान लगाते हैं कि अगर ऐसा ग्राफ जा रहा है तो ऐसा जाएगा, अगर ऐसा है तो ऐसा आएगा। ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सभी का मानना था कि अगर 2016 में 3 पे है, 2019 में 122 पे है, तो इससे आगे ही जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ, ये हम सभी को भी पता है। इसके कारण क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि आप अगर प्रथमेश वो जो स्क्रीन है अगर आप वो शेयर करेंगे तो हम ठीक से डिस्ट्रिक्ट निहाय हम बता सकें, जिलावार उसकी जानकारी हम दे सकेंगे। हुआ यह है कि पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी पूरे देश में, उसमें पश्चिम बंगाल का आंकड़ा यह है कि 27%, 27% मुस्लिम लोक संख्या, जनसंख्या पश्चिम बंगाली इस राज्य में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक का जो कॉलम है वहां पे आपको उस एक एक जिले में क्या डेमोग्राफी की स्थिति है, यानी कि जनसंख्या का अनुपात क्या है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि हिंदू कितने हैं कौन से जिले में, ज्यादातर है, एक आध दो में हो सकता है कि ये विकिपीडिया का ही है तो ओपन सोर्स है, आपको उसमें एक दो जिले का डेटा ना हो, लेकिन ज्यादातर जिलों में डेटा अवेलेबल है और बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। तो हम शुरू करते हैं।
देखिए, पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि 27% ये आंकड़ा जो है ये 2011 का है। आज है 2021। अगर हम अ, बांग्लादेश से जो गैर कानूनी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठिए आ रहा है, वो अगर हम एक सिर्फ इस एक एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए हम बाजू में रख देते हैं, उसके बिना भी ये जो 27 है ये बढ़ना ही है, ये बढ़ना ही है, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है मुसलमानों में। इसके अनुसार आप अगर ये जो फिगर्स देखें तो ये 2011 की है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं नॉर्थ बंगाल का जो मतलब दार्जिलिंग वगैरह का जो भाग है, वहां से शुरू करते हैं। वहां पे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा सीटें मिली है वो इसी नॉर्थ बंगाल के इलाके में मिली है। लेकिन यहाँ पे भी दो दो हिस्से हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दार्जिलिंग और दार्जिलिंग के साथ का जो उत्तरी बंगाल है, यानी कि जो हिल, यहाँ पे भी आप रीजन में नाम देखिए, नॉर्थ बंगाल एंड हिल रीजन, यानी कि जो पर्वतीय प्रदेश है, जलपाईगुड़ी से लेकर के दार्जिलिंग, कूच बिहार, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर बीजेपी बहुत ही आगे है, मतलब बहुत ही आगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अलीपुर द्वार का जो आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, वहां पे 5 में से पांचों सीटें बीजेपी ने जीती है। दार्जिलिंग की 5 में से पांचों सीटें बीजेपी की है। कूच बिहार में 9 में से 7 सीटें बीजेपी की। लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे, आप देखिए कि नॉर्थ दिनाजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरी दिनाजपुर, वहां पे आप देख सकते हैं कि हिंदू लोक संख्या जो है, जनसंख्या जो है, वो मुसलमान के थोड़ा सा ही नीचे है। और मैं फिर से ये दोहरा रहा हूं कि ये 2011 के आंकड़े हैं, इसमें बढ़ना ही है। तो वहां पे आप सीधा एकदम, आपका जो पूरा जो चित्र था, जो उत्तरी हिल रीजन में था, वो पूरा चेंज हो जाता है और अभी आ जाता है 7-2 टीएमसी के पक्ष में। ठीक है, आप आ जाइए मालदा में। मालदा में है ज्यादा, मतलब मालदा में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से अधिक है। आप देख सकते हैं 51%, 2011 के अनुसार 51% मुसलमान है। वहां पर हो जाता है 8 टीएमसी 4 बीजेपी। अब आप आ जाइए ग्रेटर कोलकाता रीजन में, जहां पर में आप, पहले हम उत्तर से ही दक्षिण की ओर आएंगे। देखिए आप मुर्शिदाबाद का जो जिला है, मुर्शिदाबाद में आप देख सकते हैं कि कुल 20 सीटें हैं असेंबली की, विधानसभा की 20 सीटें हैं। और आप मुसलमान प्रतिशत देखिए, 66% से भी ज्यादा है। 2000, फिर से मैं बताता हूँ, 2011 के अनुसार नतीजा बिल्कुल हमारे सामने है, एकदम साफ है। 18-2 है, मतलब 18 सीटें टीएमसी के पक्ष में है, 2 सीटें बीजेपी के। तो एक थोड़ी देर आप ऐसे ही रहने दीजिए प्रथमेश, मैं आगे की समझाता हूँ, लेकिन ये अगर सामने रहेगा तो दर्शकों को समझने में आसानी होगी। तो अब ये एक कारण है कि मुसलमानों ने पूरी तरीके से एक मुश्त मतदान किया है और वो ममता जी के फेवर में, ममता जी के पक्ष में, टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस जो है उनको किया है। ये बहुत बड़ा कारण है। मतलब 30% के लगभग, 30% से ज्यादा ही जो मतदान हुआ है वो लगभग एक मुश्त टीएमसी को हुआ है। ठीक है, तो इसका ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताया है, इसमें से आपको वो तो पता चल ही गया होगा। लेकिन ये कहना कि केवल मुसलमान मतों के कारण ममता जीती है, ये भी गलत होगा। ये क्यों गलत होगा, ये हम आपको अभी अभी बता देते हैं। प्रथम थोड़ा सा नीचे आइए, नहीं एक्चुअली नीचे भी आने की जरूरत नहीं है, इसी में ही पता चल रहा है। अब ये नीचे का देख लीजिए, मुर्शिदाबाद के ही नीचे, ठीक नीचे, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना है। उसमें से खास करके जो साउथ 24 परगना है, आप देख सकते हैं कि 30-0 है। और हिंदू लोक संख्या ये ज्यादा है, 63% है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है। वैसे ही हावड़ा में 16-0 है, ये भी आपके सामने है। वहां तो मुस्लिम हिंदू लोक संख्या और भी ज्यादा है। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि हुगली में 14-0 है, वहां तो हिंदू लोक संख्या और भी ज्यादा है। ठीक है, ये सभी आंकड़े आपके सामने है। तो फिर ये क्यों हुआ? अगर हम कह रहे हैं कि मुसलमान मतों के कारण ममता जी जीती है, तो ये तो उसके विपरीत हो रहा है।
इसका कारण यह है कि ये जो पूरा इलाका है, खास करके साउथ 24 परगना, वहां पे जो मतुआ समाज है, जो बांग्लादेश से विभाजन के वक्त 71 का जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उस वक्त बांग्लादेश से निकल करके, मतलब तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से निकल के आज का जो पश्चिमी बंगाल है, वहां पर आया है। अपेक्षा ये थी कि ये जो समाज है, ये बहुत ही मजबूत तरीके से भाजपा की तरफ से, भाजपा के पीछे, भाजपा के साथ खड़ा होगा, और जिसके कारण साउथ 24 परगना जो है, दक्षिण 24 परगना, वहां पे बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान था। लेकिन आपके सामने डेटा है, आप देख सकते हैं कि 30-0 है। तो ये एक हिस्सा है कि जो हिंदू मत थे उनमें से जो डिवीजन था वो किस हद तक था, ये आपको दर्शाता है, ये जो रिजल्ट है दर्शाता है। पहला कारण था मतुआ समाज आज भी ममता जी के पक्ष में था, ममता जी के पीछे बहुत ही मजबूत तरीके से खड़ा है, ये आपको दिखाई पड़ता है। पता नहीं थोड़ा और नहीं चाहिए, बस एकदम थोड़ा एक्चुअली दिख रहा है, लेकिन थोड़ा, हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जंगल महल और मेदिनीपुर रीजन दिख रहा है आपको। वहां पर झारग्राम की 4 में से 4 सीटें, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर की लगभग सारी सीटें, अगर पश्चिम मेदिनीपुर में 2 है 15 में से, और पूर्व मेदिनीपुर में 16 में से 9-7 है। पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी ने अच्छा किया है, लेकिन फिर भी टीएमसी से तो पीछे ही है। तो ये क्यों हुआ? यहाँ पे आपको डेमोग्राफी का अगर देखें तो सिर्फ पश्चिम मेदिनीपुर का दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाकी जो जिले हैं, झारग्राम और पूर्व मेदिनीपुर, वो भी 86% के आसपास ही है। हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मतलब मुस्लिम मेजोरिटी के आसपास भी नहीं है, सिंगल डिजिट या फिर उसके आसपास ही होगा। फिर भी आप देख सकते हैं कि ममता जी की पार्टी टीएमसी बहुत ही अच्छा कर रही है, अच्छा कर दिया है। इसका कारण और भी अलग है, मतलब हिंदुओं में डिवीजन तो है ही, मुस्लिमों का ध्रुवीकरण तो हुआ ही है। मतुआ समाज ने ममता जी के पीछे साथ खड़े होकर के उनको बहुत ही ताकत दी ही है साउथ 24 परगना। लेकिन ये जो जंगल महल का इलाका है, यहाँ पर बीजेपी ने 2019 का जो चुनाव था वहां पे स्वीप किया था, स्वीप किया पूरी तरह से। आज चित्र एकदम अलग है, आप देख सकते हैं। इसका कारण है कि जो ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ खड़े होकर के 2019 का चुनाव भाजपा लड़ी थी, उन्हीं लोगों को, उन्हीं टीएमसी के नेताओं को भाजपा में लिया गया। उसका कारण ये था, उसके पीछे की सोच ये थी कि सीटें और बढ़ेंगी, जिसमें से प्रमुख नाम है शुवेंदु अधिकारी। अब शुवेंदु अधिकारी एक बहुत ही बड़ा नाम है, मतलब ऐसा माना जाता था कि टीएमसी में जो टॉप के 4-5 शीर्ष के नेता थे, उनमें से एक शुवेंदु अधिकारी थे। वो जब बीजेपी में आ गए तो उनके लेवल का बीजेपी में कोई नहीं था, खास करके उस इलाके में, जंगल में, खास करके मेदिनीपुर, पूर्व और पश्चिमी पश्चिमी मेदिनीपुर में, उनके उनका जो कद था, उनकी जो हैसियत थी, उसको टक्कर दे ऐसा बीजेपी में कोई नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब कोई बड़ा नेता आता है तो वो अकेला आ जाता है, उसके साथ जो छोटे नेता, उससे छोटे नेता होते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये जो मिडिल लेवल के नेता थे वो आ गए। अब ये जो मिडिल लेवल के नेता थे, उनका और बीजेपी के जो इस इलाके के नेता थे, उनका टकराव होना शुरू हो गया, जो कि स्वाभाविक बात है। और इन्हीं नेताओं के खिलाफ लड़कर के भाजपा के कार्यकर्ता और मिडिल लेवल के नेता 2019 में जीते थे। अब हुआ ये कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, दो शक्यताएं है कि जो हो सकता है। एक है कि संघर्ष के कारण बीजेपी का जो पुराना भाजपाई था, उसने वोटिंग कम किया है। दूसरा ये हो सकता है कि उसको लगा हो कि अब तो जो जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वो भी आ गए हैं, तो अब तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम वैसे भी जीत रहे। ये कारण है। तो ये 3 प्रमुख कारण हमें अभी, आज अगर हम देखें तो दिखाई पड़ते हैं कि ये 3 प्रमुख, आप नीचे भी देख सकते हैं, सेंट्रल बंगाल रीजन में पूर्व बर्धमान और पश्चिमी बर्धमान परिस्थिति लगभग सेम है, बीरभूम में भी सेम है। मतलब यहाँ पर तो टीएमसी ने कह सकते हैं कि लगभग स्वीप किया है। जब 36 में से 32 सीटें आप जीतते हैं तो स्वीप ही कहना पड़ेगा।
इन तीन प्रमुख कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी फिर से जीती है। एक प्रश्न में आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो लेफ्ट और कांग्रेस के जो मत थे वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। वो कोलैप्स होने के कारण जो टीएमसी का जो की जो जीत है वो इतनी बड़ी दिख रही है। ऐसा है नहीं। अगर आप सीट बाय सीट जाकर के देखें, इलेक्शन कमीशन की साइट आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आप देखिए, आपको पता चलेगा कि टीएमसी का वोट में वृद्धि हुई है, ये सच है। लेकिन वो कांग्रेस और लेफ्ट के कारण नहीं हुई है। वैसा भी हुआ है लेकिन वो सिर्फ 2 जिलों में हुआ है। प्रथमेश, आप थोड़ा अगर ऊपर करेंगे, मैं आपको 2 जिले कौन से हैं वो बता दूं। वो सिर्फ मालदा में हुआ है, हाँ बस बस हो गया। वो मालदा में हुआ है और मुर्शिदाबाद में हुआ है। इन 2 जिलों में, जहां पर अब्दुल गनी खान चौधरी करके मालदा में और मुर्शिदाबाद में जो कांग्रेस पार्टी के नेता है चौधरी, वो दोनों बड़े नेता इन 2 जिलों में से है। उसके बावजूद यहाँ पे आप कांग्रेस की स्थिति देख सकते हैं कि शून्य मिला है। मतलब पूरे राज्य में ही शून्य मिला है, लेकिन यहाँ पर भी शून्य मिला है। तो यहाँ पे जो हुआ है कि कांग्रेस के सारे वोट टीएमसी की तरफ चले गए हैं। यहाँ पे मुस्लिम ध्रुवीकरण का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन ये अकेला कारण नहीं है जैसा हमने बताया। तो ये हमने बताया कि आपको कि पश्चिम बंगाल के कारण क्या थे। अब हम चलते हैं आसाम की ओर। आसाम में क्या हुआ है, आसाम में किस हमें ये अब कहो। आगे जाने से पहले मुझे हाँ आपसे एक सवाल पूछना है। जी जी जरूर। हाँ, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं था, ऐसा बोला जा रहा था माध्यमों के द्वारा। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा नाम है, सबको पता है, लेकिन उनके ताकत का कोई नाम नहीं था। तो इसका कितना असर इन चुनाव में हुआ? देखिए, ये कैसा होता है कि चर्चा तो ये दोनों तरफ से चलेगी। अगर आप देखिए 2015 का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, वहां पे किरण बेदी जी को, जो कि अच्छा नाम था, बहुत ही साफ छवि थी, उसके बावजूद बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली थी। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और बीजेपी केवल 3 सीटों पर सिमट के रह गई थी। किरण बेदी खुद चुनाव हार गई थी। तो बात यह है कि शायद ये भी हो सकता था कि अगर किसी एक बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देते, तो आज जो 77 है वो शायद 37 पे आ जाती। ये भी हो सकता था। आप देखेंगे कि यूपी में भी बीजेपी ने नहीं किया था। यूपी में तो बीजेपी बहुत ही ज्यादा मजबूत पार्टी है यूपी में। लेकिन वहां पे जब 2017 में चुनाव हुए थे, योगी जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया था। चुनाव जीतने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद होगा। तो ये तो मतलब अभी कोई भी कुछ भी कह सकता है कि ये करते तो हो जाता, ये करते तो हो जाता, लेकिन इसका कोई हमें हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो ये सवाल को कोई मायने उस नहीं। कारण कुछ नहीं है इसका। और देखा जाए तो आसाम में भी वही स्थिति है, ऐसा कोई नाम बीजेपी ने सामने आकर कहा नहीं है कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे। लेकिन आसाम में स्थितियां थोड़ी अलग थी। आसाम में बीजेपी, एक तो बीजेपी सत्ता में थी, ये एक बहुत हम्म, बड़ा अंतर था। दूसरा अंतर ये था कि यहाँ पे बीजेपी का, यहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ममता, जैसे आपने ठीक कहा कि ममता जी को टक्कर दे सके ऐसा कोई लीडर था नहीं बीजेपी के पास। लेकिन आसाम में स्थितियां एकदम उलट थी। बीजेपी के 2 चेहरे थे, सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री है वो, और बहुत ही बड़े मंत्री है और संगठन में भी जिनकी कुशलता बहुत है, ऐसे हिमंता बिस्वा शर्मा। ये जो 2 चेहरे हैं, इनमें से किसी किसी भी चेहरे को, खास करके हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे को और उनकी जो छवि है उसको मैच कर सके, टक्कर दे सके, ऐसा कांग्रेस के पास कोई नहीं था। तो ये परिस्थिति एकदम अलग हो गई थी। इसके कारण आसाम में जो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की जीत हुई है, उसका ये एक प्रमुख कारण कह सकते हैं कि चेहरा ना होना। तो हम असम के बारे में शुरू करें। हाँ। अ, असम के बारे में पहले तो ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 27% के आसपास मुस्लिम लोक संख्या है।
आसाम में मुस्लिम लोक संख्या उससे भी ज्यादा है। प्रतिशत क्या, प्रतिशत अगर देखें तो उसके अनुसार आसाम में मुस्लिम लोक संख्या 33-34% के आसपास होगी। क्योंकि मैं दोहरा रहा हूँ ज्यादा कि 2011 का जो की जो जनसंख्या है उसके आधार पर यह सब जानकारी हमें है, इसलिए ये ज्यादा ही होगा। तो प्रथमेश, अगर आप आसाम का अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो समझाने में ज्यादा आसानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि जो हमने पश्चिम बंगाल के बारे में देखा वही हम अब आसाम के बारे में देखने जा रहे हैं। ये जो लोअर आसाम डिवीजन है, यहाँ पे जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे आप देखिए, देखिए आसाम में भाजपा को बहुमत मिला है, मतलब एनडीए को बहुमत मिला है। लेकिन ये जो लोअर आसाम है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और एआईयूडीएफ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये जो है ये बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, ये पूरी तरह से मुसलमानों की ही पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी आज ये मतलब ये फैक्ट है कि ऑन ग्राउंड स्थिति ये है कि आज कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों की पार्टी बनती जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज वो पूरी तरह से मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन वैसी स्थिति लग रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए। अब जैसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे आपको मैं बताता जाऊंगा। देखिए ये जो लोअर आसाम डिवीजन है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत घनी है और बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है। सारे जिलों में नहीं है लेकिन ज्यादातर जिलों में है। तो आप देख सकते हैं बारपेटा जो है वहां पे 6 में से 6 कांग्रेस को गई है, डुबरी में से 5 कांग्रेस को गई है, गोलपारा में 4 में से 4 कांग्रेस को गई है। ये ज्यादा मतलब बड़ी बड़े जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज्यादा सीटें हैं उनका ही मैं सिर्फ उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी तो 1 2 3 4 है। तो और ये भी देखना इंटरेस्टिंग है कि कामरूप मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वहां पे 4 में से 4 भाजपा को गई है। जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है वहां पे भाजपा जीती है, जहां पे मुसलमान मेजोरिटी है वहां पे एआईयूडीएफ कांग्रेस जीती है। तो ये अकेला ऐसा लोअर असम का जो डिवीजन है वहां आप देख सकते हैं कि आपको नीचे दिख रहा होगा वहां पे कि 43 में से 25 सीटें ये कांग्रेस ने जीती है, यानी कि बीजेपी से भी ज्यादा, एनडीए से भी ज्यादा सीटें यूपीए ने जीती है। ठीक है। प्रथम आप थोड़ा अगर नीचे आएंगे तो हाँ, अब देखिए जैसे ही हम अपर आसाम की तरफ जाते हैं जहाँ पे मुस्लिम लोक संख्या बहुत ही कम है, वहां पे पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। जिसको कहते हैं ना कि बाजी पलट गई, यहाँ पे बाजी पूरी तरह से पलट गई। और कैसे पलटी है, 28 में से 23 सीटें बीजेपी को मिली है। 28 में से 23 बीजेपी, केवल 4 जो है वो कांग्रेस और एआईयूडीएफ के अलायंस को, यानी कि यूपीए हम कह ले तो यूपीए को मिली है और एक किसी अन्य को मिली है, यानी 28 में से 23 मिली है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। जहां पे मुसलमान प्रतिशत कम है वहां पे बीजेपी ने हिंदुओं का जो गठजोड़ है ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और बीजेपी ने पूरी तरह से स्वीप किया है। अब अगर थोड़ा और नीचे आ जाए प्रथमेश, तो हम नॉर्थ असम डिवीजन का है वो भी दिखा दें। देखिए यहाँ, हाँ बस बस बस, हो गया हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 21 में से 16 सीटें, यानी कि लगभग स्वीप है। 21 में से सिर्फ 5 कांग्रेस और एआईयूडीएफ जीतने में कामयाब हुई है। ये अगर हम देखें कि सेंट्रल असम का है वहां पर भी स्थितियां लगभग सेम है। 19 में से 12 बीजेपी ने जीती है, 7 जो है उसमें से भी आप देखिए 7 में से 5 ये नागांव की है। जो अगर आप नक्शे में देखें तो नक्शे में आपको पता चल जाएगा कि नागांव जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो वहां पर भी मुस्लिम आबादी घनी है, वहां पर कांग्रेस जीती है। नीचे आ जाइए बराक वैली डिवीजन में। हाँ देखिए बराक वैली में भी कांग्रेस की सीटें ज्यादा है, क्योंकि बराक वैली में फिर से देखिए आसाम जो है ना ये ऐसा है और नीचे से ऐसा है। जो नीचे का जो भाग है वो है बराक वैली। तो बराक वैली में आप देख सकते हैं कि 15 में से 9 सीटें ये कांग्रेस या यूडीएफ ने जीती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि करीमगंज में से, करीमगंज में जो है वहां पे 5 में से 3 सीटें एआईयूडीएफ कांग्रेस की है। और हलिया का हलिया कंडी जो है वहां में 3 में से तीनों सीटें ये एआईयूडीएफ कांग्रेस की है। ऐसे चुनाव में
ये तो रॉ डेटा है, ये तो किसी का विश्लेषण नहीं है, ये जो नतीजे है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी घनी है वहां पर बीजेपी हारी है, और बुरी तरह से हारी। प्रथम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देंगे तो भी चलेगा। हाँ, तो मुस्लिम आबादी जहां पर घनी है वहां एआईयूडीएफ और कांग्रेस की जीत हुई है, और बड़ी जीत हुई है। बड़ी जीत में इसलिए कह रहा हूँ कि जिन सीटों पे ये अलायंस जीता है, यूपीए जीती है, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। और जो नॉर्थ असम का हमने देखा, वहां जहां पे बीजेपी जीती है वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। तो इस कारण डिवीजन बहुत सामने है। अब दोनों राज्यों को मिलाने का जो दुआ है वो ये है कि आप कहेंगे कि यहाँ तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है, फिर भी कांग्रेस और एआईयूडीएफ को उतनी सफलता सीटों के अनुसार नहीं मिली। लेकिन मुस्लिम आबादी कम होने के बावजूद टीएमसी को मिल गई। ऐसा नहीं है कि असम में बीजेपी को मुस्लिम मत मिले हैं और मुसलमानों ने वोटिंग किया है, वहां पर भी लगभग पूरी तरह 100% कंसोलिडेशन हुआ है मुसलमानों के मतों का कांग्रेस और एआईयूडीएफ की तरफ। इस हद तक हुआ है कि चुनावों के बाद बीजेपी ने जहाँ पे मुस्लिम मोर्चा था उसको ही बंद ही कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने भी उनको वोट नहीं दिया। ऐसी स्थिति हो गई थी। तो कारण क्या है कि जैसा हमने बताया कि ये जो जिले हैं आसाम के, जो बांग्लादेश बॉर्डर को लगे हुए हैं, लोअर असम और बराक वैली, ये अगर छोड़ दे जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है और बहुत बड़ी मेजोरिटी है, तो बाकी आसाम में हिंदू बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी में है। उसके विपरीत अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो जो हिल का एरिया है, मैं फिर से बताता हूँ, कूच बिहार और अलीपुर द्वार, जहां पर बीजेपी ने लगभग स्वीप किया है, और दार्जिलिंग, वो अगर छोड़ दें तो बाकी पूरे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी एक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, फैली हुई है। और ये आप ये काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि लेकिन जंगल महल इलाके में तो ऐसा नहीं है। जंगल महल के कारण अलग थे, जो जो कारण थे वो हमने बताया है। लेकिन मुसलमान मतों का जो फैलाव है वो 94 सीटों पर है, जो ऐसा है कि उनके बिना आप वो सीटें नहीं जीत सकते। तो 94 सीटें तो बीजेपी की ऐसी ही चली जाती है। ठीक है, ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए, मतलब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 94 सीटों में बीजेपी जीत ही नहीं सकती, उनमें से ज्यादा सीटों में जीत ही नहीं सकती, लेकिन अगर जीते तो भी बहुत ही टफ जाएगा। क्या हो सकता है कि मुस्लिम मतों में विभाजन होकर हिंदू मतों का कंसोलिडेशन होना, यही बीजेपी के लिए एकमात्र उपाय है कि बाकी सीटों पर जीतना। लेकिन वो तो हुआ नहीं। हिंदू मतों में कंसोलिडेशन नहीं, हिंदू मतों में बिखराव हुआ, और मुस्लिम मत जो थे जितने भी थे वो एक मुश्त टीएमसी की तरफ गए। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी को मेजोरिटी के लिए लगभग, एक रफ एस्टिमेट जिसको कहते हैं, 200 में से 148 सीटें जीतना अनिवार्य होता है, जो कि लगभग 3/4 मेजोरिटी होगा। ठीक है, अब जो हुआ है ये बिलो पार हुआ है, क्योंकि ये 200 में से भी 50% नहीं हुआ है, जिसके कारण थे कि जो आने टीएमसी से आए हुए नेता थे, वो नेता, और साउथ 24 परगना जैसे जिलों में जहां हिंदुओं का कंसोलिडेशन नहीं हुआ, मतुआ समाज ने टीएमसी के साथ खड़े होकर के मतदान किया। ये सब कारण बंगाल की हार जो बीजेपी की है और टीएमसी की जो जीत है उसके है। आसाम के कारण भी बहुत साफ आपको रॉ डेटा बता रहा है कि इन जिलों में बीजेपी हारी है, इन जिलों में बीजेपी जीती। और ये बहुत बार कहा जाता है कि योजनाओं के कारण हुआ है, ये योजना यदि इसके लिए महिलाओं ने मतदान किया, ये योजना है इसलिए पुरुषों ने मतदान किया। और देखिए माध्यमों से यह भी कहा गया कि बीजेपी उसी में सफल नहीं रही, क्योंकि ममता जी ने पहले ही बहुत सारी योजना अनाउंस की थी अपने लोगों के लिए, और देखिए बीजेपी वहां पर कम रह गई। ये बात सही है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये होता है, और ये जरूर होता है, लेकिन ये कब होता है? जब चुनाव साधारण हो। ये कहने का अर्थ है कि जब चुनाव इतना ज्यादा पोलराइज्ड हो, इतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो, जो कि संप्रदाय के आधार पर है, और जो हमने साफ देखा है अभी रॉ डेटा के माध्यम से, तब ये कोई बातें मायने नहीं रखती। तब सिर्फ ये मायने रखता है कि आप किस समुदाय को बिलोंग करते हैं, और वही हुआ।
खास करके एक समुदाय के साथ मुसलमानों ने जो एक मुश्त मतदान किया, खास करके पश्चिम बंगाल में, उसका नतीजा ये है कि जो नतीजा है आपके सामने है, मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं। धन्यवाद आपका कि आपने इस चुनाव का विश्लेषण किया। तो आपको भी ऐसे अलग विषयों के बारे में विश्लेषण चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा हिंदी न्यूज डंका। धन्यवाद।